नमस्कार। विद्यालय आधारित आकलन के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिन पर विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों, विशेषकर शिक्षकों द्वारा विचार किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों को कुछ प्रतिफल प्राप्त हो सकेंगे, जो इस प्रकार हो सकते हैं। सत्रांत में शिक्षक यह जान सकेंगे कि विवरणिका विद्यार्थियों के काम का एक उद्देश्यपूर्ण संग्रह है। शिक्षक विद्यार्थियों के इस संग्रह में विषय वस्तु के चयन में विद्यार्थियों की भागीदारी और चयन के लिए मानदंडों को सम्मिलित कर सकेंगे। शिक्षक इस संग्रह में योग्यता को निर्धारित करने के लिए मानदंड और विद्यार्थियों के स्वयं के विचारों के साक्ष्य शामिल कर सकने में सक्षम होंगे। शिक्षक जान सकेंगे कि विवरणिका के लिए मानदंड पहले ही विद्यार्थियों के साथ साझा किए जाने चाहिए। आइए विभिन्न चित्रों के माध्यम से जानते हैं कि हम विवरणिका अर्थात पोर्टफोलियो किसे कह सकते हैं। विद्यालय आधारित आकलन की रणनीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के सीखने और विकास के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान कर सकें और प्रत्येक पाठ्यक्रम के तहत परिभाषित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों के बारे में जानकारी दे सकें। हम जानते हैं कि सीखना और विकास करना जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन विद्यार्थियों को नई सीख के लिए परिस्थितियां प्रदान करने और समझने के अवसर प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि विवरणिका के अंतर्गत आने वाले उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं। सर्वप्रथम कार्यपत्रक अर्थात वर्कशीट। इसके पश्चात परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट कार्य। फिर बारी आती है रचनात्मक लेखन अर्थात क्रिएटिव राइटिंग की, और फिर चित्रकारी एवं ड्राइंग। विवरणिका में सम्मिलित हम असाइनमेंट को भी कर सकते हैं, जो ऐसा दिया गया कार्य है जिसे बच्चे खुशी खुशी संपादित करने में आगे रहते हैं। फिर परीक्षाएं, जो हम विभिन्न समयों पर और विभिन्न समयांतराल पर लेते रहते हैं। बच्चे शिल्प कार्य एवं क्राफ्ट वर्क में भी उतने ही आनंद से भाग लेते हैं। इसके बाद विवरणिका में टीचर के सहयोग एवं योगदान को भी सम्मिलित किया जा सकता है। बच्चे अपने साथी और स्वयं से जो सीखते हैं और जानते हैं, विवरणिका का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी बन सकता है। सबसे जानकारी और सबसे रोचक चीजें बीजे, पत्ते और डाक टिकटों का संग्रह है, और इसी के साथ खबरों का संग्रह भी किया जा सकता है, जो कि एक विवरणिका को पूर्ण आकार देने में सक्षम है। बच्चे की रुचियां, वह किनमें रुचि लेते हैं। इसके बाद उनकी दक्षताएं और शिक्षक की स्वयं की समस्याएं या बच्चों की स्वयं की समस्याओं का संकलन भी विवरणिका में आसानी से शामिल हो सकता है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे के विवरणिका या पोर्टफोलियो का विश्लेषण करता है और माता पिता या उसके अभिभावकों, बच्चों और अन्य हितधारकों के लिए कुछ समय पश्चात, जो कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या सत्र के अंत में हो सकता है, उपयोगी और उचित फीडबैक देने के लिए बच्चों के सीखने की प्रगति को साझा करता है। इससे माता पिता अपने बच्चों की क्षमताओं और हितों के बारे में जान सकते हैं और
वो यह भी पता लगा सकते हैं कि हम वो जिन्हें अनदेखा करते हैं या जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बच्चों में ऐसी क्षमताएं और हित है, और अब इस फीडबैक के साथ वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए पर्याप्त समर्थन और सपोर्ट दे सकते हैं। विवरणिका, जैसा कि हम जान चुके हैं, शिक्षार्थियों के काम का एक व्यवस्थित संग्रह भी है। विवरणिका पोर्टफोलियो को बनाए रखने का उद्देश्य शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सीखने में प्रगति का आकलन करता है। सत्र के अंत में शिक्षक शिक्षार्थियों को विवरणिका में अपने सर्वोत्तम कार्य करने के लिए भी कह सकते हैं। विवरणिका का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया और उसके आकलन में सक्रिय भागीदार बनते हैं। आइए विभिन्न विषयों के लिए विवरणिका के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम विज्ञान विषय को लेते हैं। विवरणिका विभिन्न चार्ट और ग्राफ उसमें बनाए गए हैं। विभिन्न परियोजना कार्य, विभिन्न उदाहरण और पोस्टर की मदद से भी विवरणिका तैयार की गई है। या विज्ञान में प्रयोगशाला विवरण को विवरणिका में स्थान दिया गया है। निश्चित समय अंतराल पर होने वाले टेस्ट भी इस विवरणिका में सम्मिलित है। और अंत में विद्यार्थियों के विचार, या तो वह साप्ताहिक हो सकते हैं, मासिक हो सकते हैं या द्विमासिक हो सकते हैं। अगला विषय हम गणित पर आते हैं। समस्याओं को हल करने के नमूने, समस्याओं को हल करने के तरीके के लिखित स्पष्टीकरण, चार्ट हो अथवा ग्राफ, या कंप्यूटर विश्लेषण आयोजित करे जाने के संबंधित कार्य, विद्यार्थियों के विचार। दोबारा ये साप्ताहिक, मासिक या द्विमासिक हो सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजी, हिंदी भाषा अथवा कला, इन विषयों के लिए कुछ निम्न विवरणिका के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पठन दैनिकी, कविता, निबंध, पत्र, शब्दावली, उपलब्धियां, लिखने के विभिन्न प्रकार अथवा समय समय पर लिए गए टेस्ट, पुस्तक का सारांश या विवरण, नाटक कहानियों के रचनात्मक अंत, और अंत में दोबारा विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए विचार, जो कि फिर से साप्ताहिक, मासिक या द्विमासिक हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में विवरणिका बनाने के अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कार्यपत्रक, निबंध, परियोजना, मॉडल, नक्शे, स्व आकलन, चित्र, टिप्पणियाँ, अनुभव, उपाख्यानात्मक अभिलेख। ये ऐसे अभिलेख हैं जो कि विद्यालय में दी गई पुस्तकों अथवा शिक्षकों द्वारा समझाई गई व्याख्यान का अपनी भाषा में व्याख्यान करना है। विवरणिका तैयार करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है विचार। विचार विवरणिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दूसरा है आकलन के लिए मानदंड, जिसे विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को सबसे पहले ही साझा किया जाना चाहिए। विवरणिका हेतु शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव। बच्चों द्वारा किए गए मनपसंद कार्य, आओ हम बताएं। अपने चारों ओर, पुराने खेल,
नई तरह से प्रस्तुत करना और खेलना। क्रियात्मक गतिविधि। आइए विद्यालय आधारित आकलन के अगले पहलू पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है लिखित परीक्षा या रिटन एग्जामिनेशन। हम सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षा मुख्यतः कागज, पेंसिल परीक्षा के नाम से भी जानी जाती है। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन हेतु लिखित परीक्षा को आकलन उपकरणों में एक विश्वसनीय, महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय उपकरण माना जाता है। इन कागज पेंसिल परीक्षा प्रश्नों के साथ यह समस्या है कि शिक्षक मुख्य रूप से रटे हुए शिक्षण आधारित प्रश्नों को विकसित करने के लिए प्रवृत्त है। विद्यालय आधारित आकलन में दक्षताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने के प्रतिफलों के आधार पर प्रश्नों का विकास किया जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षकों को विषय वस्तु, विषय आधारित प्रश्नों के बजाय दक्षता आधारित प्रश्नों के विकास में परिचित करने की आवश्यकता है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और गणित, पर्यावरण अध्ययन और भाषाओं के सीखने के प्रतिफलों से संबंधित ऐसे सवालों के कुछ उदाहरण शिक्षकों के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमें नमूना प्रश्न है और इसके अतिरिक्त उसमें सीखने के प्रतिफल जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम गणित विषय पर चर्चा करते हैं और पहला जो नमूना प्रश्न है वह है, यदि 2 गेंदें 4 बक्सों को संतुलित करती हैं तो 4 को संतुलित करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न यह हो सकता है, नीचे दिए गए संतुलन को देखें और पता करें कि तिहाई का संतुलन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। और सीखने के प्रतिफल यह हो सकता है कि सरल संतुलन का उपयोग करने की बजाय वस्तुओं को भारी या हल्का तुलना करना। दूसरे उदाहरण में प्रश्न यह है कि अगली आकृति बनाने के लिए आपको कितने कोणों की आवश्यकता है। अगला त्रिकोण बनाएं और सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं। त्रिकोण और वर्ग के स्वरूप की पहचान कर सकता है अथवा नहीं। आगे बढ़ते हैं और पर्यावरण अध्ययन विषय पर बात करते हैं। इसके लिए पहला उदाहरण है कि बच्चों को स्वयं का विवरण बनाना है, जिसमें आपदा, तिथि और समय के कारण का उल्लेख है। अब इन आपदाओं में किस तरह का नुकसान हुआ, जान माल का या आजीविका का, कौन से लोग मदद के लिए आगे आए, कौन से सरकारी कार्यालय या अन्य समूहों ने सहयोग दिया, आपातकाल की स्थिति में इनसे कुछ मदद की आवश्यकता मिली अथवा नहीं, आपने पता किया, फ़ोन नंबर लिखा या नहीं और दी गई सूची में जोड़ा अथवा नहीं। और इससे सीखने का प्रतिफल क्या होगा। आपके इलाके, जलवायु, संसाधनों और सांस्कृतिक जीवन के बीच संबंध स्थापित कर सकता है अथवा नहीं। दूसरे उदाहरण में हम जानते हैं कि एक मानचित्र को पढ़ना है और उसमें आगरा की यात्रा है। बच्चों को आगरा से संबंधित एक प्रतीक दिखाया जा रहा है और मानचित्र को एक छोटी सी कथा द्वारा समर्थित किया जा रहा है। इस कथा को सुनने के पश्चात बच्चे इन जगहों की दूरी को देखेंगे और फिर उसका उत्तर बताएंगे। और इससे हमें सीखने का प्रतिफल क्या प्राप्त होगा कि बच्चा कारण और प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए संगठित तरीके से
सूचनाओं को दर्ज कर सकता है अथवा नहीं। आगे बढ़ते हैं और अंग्रेजी विषय पर चर्चा करते हैं। इसके लिए पहले उदाहरण में एक कविता दी हुई है, एक पोयम दी गई है जिसे बच्चों को रीड करना है और समझना है। और इस कविता को पढ़ने और समझने के बाद बच्चों में सीखने का प्रतिफल क्या होगा? कहानी में कविता के घटनाक्रम और अनुक्रम को पहचानता है अथवा नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे उदाहरण पर चर्चा करते हैं। यह उदाहरण कुछ चित्रों के माध्यम से दिया गया है, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस के अंदर विभिन्न तरह के नाम लिखे हुए हैं और ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम है। बच्चों को यह बताना है कि ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम धरती, आकाश और पानी में अलग अलग कैसे बांटे जा सकते हैं। इससे सीखने का प्रतिफल क्या हो सकता है? रोज़मर्रा के जीवन पर आधारित सुनी, अनसुनी, अपरिचित कहानियाँ और कविताओं पर लिखित और मौखिक रूप में सुसंगत रूप से अंग्रेजी में इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है अथवा नहीं। उपरोक्त उदाहरणों के दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्न विद्यार्थियों को समस्या समाधान, प्रस्तुतिकरण, आलोचनात्मक सोच, अधिसंज्ञानात्मक दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे, जिससे विद्यालय आधारित आकलन को मजबूत किया जा सकता है।